नमस्कार दोस्तों, मैं अमन कुमार पुनः एक बार अमन जीएस रिसर्च सेंटर में एक बार स्वागत करते हैं। हम लोग आधुनिक भारतीय इतिहास पढ़ रहे थे। उसमें हम लोग यूरोपियनों का आगमन देख रहे थे। पुर्तगाली हम लोग देख चुके, डच देख चुके। अब हमारी बारी, जो सबसे ज्यादा भारत में शासन किया है अंग्रेजों की, उसकी बारी है। देख लेते हैं उसके संदर्भ में क्या क्या हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, वो सारे देख लेंगे। अंग्रेजों का आगमन देखते हैं तो 1599 ईस्वी में मर्चेंट एडवेंचर्स नाम का एक कंपनी हुआ कर, मतलब कह सकते हैं कि हाँ कंपनी हुआ करती थी, जो बाद में चल के ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानी गई। हालांकि मर्चेंट एडवेंचर्स को उस समय गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडिया के नाम से जाना जाता था। इसी को शॉर्ट में ईस्ट इंडिया कंपनी कहा गया। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने पूरब में व्यापार करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को 15 वर्षों का लाइसेंस दिया। 15 वर्षों का लाइसेंस दिया। जेम्स प्रथम ने इसे 1609 ईस्वी में, जेम्स प्रथम ने 1609 ईस्वी में इसको अनिश्चित वर्षों तक ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को बढ़ा दिया। तो कुछ इनिशियल हम लोग बातों को जाने हैं। अब हमारी बारी इधर देख लेते हैं कि कैसे कैसे ये अपना पांव पसारे। कौन? अंग्रेज। 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री इनकी लगी थी, लेकिन वो अस्थायी फैक्ट्री थी। इनकी अस्थायी फैक्ट्री थी। और जहांगीर उस समय मुगल का सम्राट हुआ करते थे, और हॉकिंस 1608 में हॉकिंस के दरबार में आए, और जो कि हेक्टर नामक जहाज के कैप्टन भी होते हैं। इनको फारसी बहुत अच्छी आती थी। 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों ने पहली फैक्ट्री लगाई थी, जो कि अस्थायी थी, लेकिन लगी थी 1608 में पहले। और जहांगीर के दरबार में हॉकिंस आए थे, और हॉकिंस को द्विभाषी अंग्रेज के नाम से जाना जाता था। ये फारसी, अरबी, अंग्रेजी ये सब खूब अच्छे से वो जानते थे, तो इस वजह से इसको द्विभाषी अंग्रेज भी कहा जाता था। 1608 ईस्वी में सूरत में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री लगी थी, जो कि अस्थायी थी। पहली का आंसर हो जाएगा 1608 सूरत में, पश्चिमी तट पे सूरत में। वो एक हेक्टर नाम के जहाज का कैप्टन हुआ करता था हॉकिंस। वो जहांगीर के दरबार में आया और इसके लिए परमिशन मांगा, उसको मिल भी गया था, लेकिन अस्थायी था। अब देख लेते 1611 में क्या हुआ। 1611 में कैप्टन मिल्टन एक अंग्रेज था। वो यहाँ पर आया, मतलब जहांगीर के दरबार में आया। मैं आपको बताऊं, जहांगीर का शासनकाल 1605 ईस्वी से लेकर 1627 ईस्वी तक है। यानी कि ये जो भी घटनाक्रम हो रहा है वो सारे जहांगीर के शासनकाल में हो रहे हैं। स्वापल्ली नाम का स्थान है। वहां पर एक अंग्रेज कैप्टन हुआ करता, जिसका बेस्ट नाम था। वो पुर्तगालियों को हरा दिया गुजरात में, और वहां पर कब्जा कर लिया। और अस्थाई कंपनी जो लगाई है अंग्रेजों ने, सूरत में ही लगाई है। तो कहेंगे अस्थाई बोलने के लिए 13 बोलना पड़ेगा, और आपको 1608 में अस्थाई लग गया था, सूरत में ही लगा था। 1615 में क्या हुआ? टॉमस रो जो कि अंग्रेज सम्राट जेम्स प्रथम ने इसको भारत में भेजा था, टॉमस रो को। और इसमें क्या हुआ, इनको मुगल के जितना मुगल साम्राज्य का शासित क्षेत्र था, वो उस पर आप बेहिचक व्यापार कर सकते हैं। इस तरह के इनको ऑर्डर मिला, किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। 1623 आते आते कई जगहों पर वो कंट्रोल कर लिए, जैसे सूरत, अहमदाबाद, मछलीपट्टनम, भरौच। दक्षिण भारत में पहले जो फैक्ट्री लगी थी, वो प्रथम फैक्ट्री 1611 ईस्वी में लगी थी, मछलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो दोस्तों हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि अंग्रेजों ने 1623 के बाद कहाँ कहाँ अपना वो मतलब कह सकते फैक्ट्री लगाया।
सबसे पहला काम का है 1623 का ओडिशा में बालासोर में लगाया है। बालासोर में अंग्रेजों ने यहाँ फैक्ट्री लगाई। बालासोर में ये फैक्ट्री लगाई, ये पूर्वी तट का ये मतलब कह सकते हैं ना कि प्रथम मतलब फैक्ट्री है पूर्वी तट का, ये ओडिशा में। उसके बाद इन्होंने 1651 में हुगली कलकत्ता बंगाल में ये पड़ता था, डब्ल्यू भी लिख देते, वहां पर इन्होंने अपने फैक्ट्री बनाई। चंद्रनगर के शासक से मद्रास को फ्रांसिस डे ने पट्टे पर ले लिया और बाद में वहां पर फोर्ट सेंट जॉर्ज नामक किला बना दिया और वो उसका व्यापारिक कोठी और प्रशासनिक संगठन के तौर पे वो ये वाला जाना गया। फिर देखिए हम लोग 1632 में क्या हुआ कि सुनहरा फरमान गोलकुंडा के शासक के द्वारा जारी किया गया था। गोलकुंडा के शासक के द्वारा सुनहरा फरमान जारी किया गया था। इसमें था कि गोलकुंडा में बिना टैक्स के अंग्रेज व्यापार कर सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं उनके लिए एक गोल्डन ऑफर जैसा था। 1688 ईस्वी में क्या, 68 ईस्वी में ब्रिटिश क्राउन को पुर्तगालियों के द्वारा बंबई को दहेज में दिया गया था। तब कैथरीन का विवाह जो हुआ था उसमें इसको बंबई दहेज में दिया गया था और ये बंबई को इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। कब? 1668 ईस्वी में। अब 1686 ईस्वी में इन्होंने हुगली को लूट लिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है कि अंग्रेजों ने हुगली को कब लूटा, और ये जो शासनकाल है वो औरंगजेब का है कि 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक ये औरंगजेब के शासनकाल में अंग्रेजों ने हुगली को लूटा। हुगली को लूटने के बाद इसको मुगलों से इसको ये संघर्ष लड़ना पड़ा। तो सूरत, मछलीपट्टनम और विशाखापट्टनम इसके हाथ से छूट गए, मतलब अंग्रेजों के हाथ से छूट गए। उन्होंने इसको छोड़ने पर विवश कर दिया। सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम इसके हाथ से छूट गए और बदले में सूरत, मछलीपट्टनम, विशाखापट्टनम इसके हाथ से निकल गए। किसके? अंग्रेज के हाथ से। तो बाद में इसे प्राप्त करने के लिए उन्होंने 1.5 लाख रुपया चुकाने की बात कही। तब जाकर के ये तीनों शहर पुनः उसको अंग्रेजों को मिला। 1698 में क्या हुआ, बीबीआई है, सूतानाती, कलिकाता और गोविंदपुर तीनों ये गांव का नाम, इसको तीनों को वो अपने पट्टे पर ले लिया ना। एक आदमी का नाम यहाँ बताते हैं, जॉब चौरनॉक। ये जॉब चौरनॉक ने 1698 में सूतानाती, गोविंदपुर, कलिकाता नामक गांव को पट्टे पर ले लिया और उसको एक नया शहर के रूप में डेवलप किया जिसका आज नाम है कलकत्ता। तो कलकत्ता के संस्थापक पूछे तो जॉब चौरनॉक बोलिएगा और मद्रास का संस्थापक बोलेगा तो फ्रांसिस डे बोलेंगे, वो 1639 में। फिर देखेंगे 1700 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता को प्रथम प्रेसिडेंसी नगर घोषित किया। कब? 1700 ईस्वी में। हालांकि अगर आप कलकत्ता को कैपिटल के रूप में अंग्रेजों के देखते हैं तो 1674 से 1911 ईस्वी तक कलकत्ता अंग्रेजों की राजधानी रही है। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर बीमार हो गया था तो विलियम हैमिल्टन नाम के अंग्रेज उसके दरबार में आया था और बोला कि आप हमारे बदले में क्या देंगे, आप व्यापार करने को मेरे को दे दीजिए। तो बोला कि ठीक है, तुम 3000 रुपया वार्षिक कर देना और तुम बिना कोई एक्स्ट्रा टैक्स के व्यापार कर सकते हो, और ये भी बता दिया कि तुम अपना सिक्का बंबई में ढाल सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं ज्यादा खतरनाक
मतलब कहते हैं ज़्यादा ऑफर हो गया ये फरुखसियर के द्वारा 1717 में विलियम हैमिल्टन को। और इसे तो घोषणा पत्र अंग्रेजों के लिए कहा जाता है। ओम्स नाम का एक अंग्रेज है, उन्होंने तो कहा कि ये अंग्रेजों के लिए घोषणा पत्र के समान है। तो दोस्तों अभी हम लोग अंग्रेजों को अच्छे से देख लिए किस बस क्या हुआ था। अब हमारी बारी जो होगी फ्रांस फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने को।